यू मोस्ट वेलकम इन आवर प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक। और आज हमारे साथ हैं हसन खान, जिनका ऑफिसर बनना चंबल क्षेत्र में एक चर्चा का विषय है। हाँ, मैं उसी चंबल क्षेत्र की बात कर रहा हूं जो अपने बीहड़ और बागियों के लिए अक्सर बॉलीवुड की मूवियों में और मीडिया जगत में चर्चा का विषय रहता है। उसी चंबल क्षेत्र के एक छोटे से गांव के एक लड़के ने यूपीएससी में अपना सिलेक्शन लिया, जिनका नाम है हसन खान। और हम हसन से ही उनकी इस जर्नी और इस सफलता के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हसन, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी इस सफलता के लिए, और हमारे प्रोग्राम ऑफिसर्स टॉक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में और अपने फैमिली के बारे में कुछ बताएं। जी, मेरा नाम हसन खान है और मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो मेरे होम टाउन उरई, उत्तर प्रदेश जालौन जिले से हुई है। मेरी 12th क्लास तक की स्कूलिंग वहाँ से हुई है। उसके बाद मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बी ऑनर्स हिस्ट्री किया है और एमए भी किया है हिस्ट्री में। उसके बाद से मैं तैयारी करता रहा हूँ और ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था जिसमें मुझे सक्सेस मिली है। मेरे फादर जो है वो 8th क्लास तक पढ़े हुए हैं और जो मेरी मम्मी है वो 10th क्लास तक पढ़ी हुई है। मेरे पापा जो एक छोटा सा बिजनेस करते हैं और मेरे भाई भी जो है एक वीवो कंपनी में जॉब करते हैं। और सभी का एक योगदान रहा है, स्पेशली भाई का और पापा का काफ़ी योगदान रहा है मेरी सफलता के पीछे। इतनी कम उम्र में जिस एज में लड़के कॉलेज जाते हैं, आप ऑफिसर बन के घूम रहे हैं। तो जिस दिन से आपका सिलेक्शन हुआ है, तो लोग, समाज के लोगों और रिलेटिव्स का आपके प्रति व्यवहार और नजरिया में कितना बदलाव आप फील कर रहे हैं? जी, बदलाव तो फील होता ही है, क्योंकि एक तरह से आप उनके जो आने वाले बच्चे हैं, जो उनके छात्र छात्राएं हैं, सभी के लिए एक रोल मॉडल की तरह आप उभरते हैं। और उनको जो आने वाली एजुकेशन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या करियर उनको अडॉप्ट करना चाहिए, उसमें सभी वो मेरी सलाह भी ले रहे हैं और मुझे बधाइयाँ भी दे रहे हैं। और इस चीज़ में मैं बदलाव तो महसूस कर सकता हूँ कि रिलेटिव्स वो दिखा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपकी फैमिली की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसके बावजूद भी आपने इतना बड़ा लक्ष्य तय किया सिविल सर्विसेज का। इतना हौसला आता कहाँ से है, और वो कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको सिविल सर्विसेज के लिए इंस्पायर किया? जी, जब मैं 10th क्लास में था, क्योंकि मेरी स्कूलिंग में मैं शुरू से अच्छा रहा था, लेकिन जब मैं 10th क्लास में था तो अवार्ड सेरेमनी के दौरान जब वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ अवार्ड सेरेमनी में आए, तो उनको देख के मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ कि जब उन्होंने अपने कार्यों के बारे में बताया कि वो किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं, तब मैंने अपने पापा से पूछा था कि ये किस ज़रिए से इस मार्ग पे निकल सकते हैं। तो तब उन्होंने मुझे यूपीएससी की परीक्षा के बारे में बताया। तभी मैंने 10th क्लास में ही ठान लिया था कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा क्रैक करनी है। उसके बाद से ही मैं पल पल उस बारे में पढ़ता रहा, उसके बारे में सीखता रहा कि किस तरह से वहाँ तक पहुँचा जाता है। जब मेरी 12th क्लास हुई तो उसके बाद मैंने अपना जो है ट्रांजिशन कुछ क्षेत्रों में किया, एजुकेशन के क्षेत्र में मैंने ट्रांजिशन किया और उसका फ़ायदा मुझे मिला। हौसले की, जहाँ तक हौसले की बात है, तो मेरे पापा कहा करते थे कि तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी सारे काम जो है वो हम कर लेंगे। तो पापा का योगदान, उसका भाई ने फिर जो जब मेरी ग्रेजुएशन हो गई तो भाई ने जितना भी था तो वो सारा भाई ने किया। तो मैं फिर परिवार में आर्थिक चीज़ों के बारे में नहीं सोचता था, जो भी चीज़ें थी वो केवल मैं पढ़ाई की सोचता था, बाकी सारे काम मैं बिल्कुल नहीं करता था। तो सारे उन्होंने देखा, मुझे बस पढ़ने के लिए प्रमोट किया। मैं चाहूंगा कि इन शॉर्ट टू द पॉइंट, आप जो बच्चे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आप अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्ट्रेटजी बताएं, टू द पॉइंट। ओके जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो आपकी पहले स्कूलिंग होती है। आपने अगर स्कूलिंग में अपना आधार सुनिश्चित कर रखा है तो आपको आने वाले जो प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू है उसमें फ़ायदा होता है। लेकिन आप एक स्कूलिंग होने के बाद जब आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन को इग्नोर मत कीजिए कि ग्रेजुएशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है और आपको ऑप्शनल में काफ़ी मजबूती देता है। जब आप डेडिकेटली यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आधार। तो वो आप एनसीईआरटीज़ की मदद से कर सकते हैं। एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एनसीईआरटीज़ होने के बाद आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह पे कमांड थोड़ी बढ़ाना होगी, तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर को फॉलो कीजिए। न्यूज़पेपर का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। एक मैगजीन बाद में आपको केवल एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम कर, सप्लीमेंट की तरह काम कर सकते हैं, लेकिन उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। तो न्यूज़पेपर प्लस एक कोई मैगजीन को आप फॉलो कीजिए।
एनसीईआरटीज को फॉलो कीजिए और जो बेसिक बुक्स बताई जाती हैं, यूपी आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे वो आपको हर एक सब्जेक्ट की कुछ बेसिक्स बुक बता देते हैं, आप उनको डेडिकेटेडली फॉलो कीजिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए। जहाँ तक मेंस की बात है तो सिलेबस का आप यूज कीजिए कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं, उनको किस तरह से आपको डिवाइड करना है। आप उसमें उस टाइम पे मेंस के टाइम पे स्पेशली आप किसी मेंटर की हेल्प ले सकते हैं और मेंटर आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि सिलेबस को किस तरह से डिवाइड करना है, किस एरिया को किस टाइम पे कंप्लीट किया जाए। कुछ एरियाज हैं जो मेंस ओरिएंटेड हैं, कुछ एरिया जो मेंस प्रीलिम्स ओरिएंटेड है, तो वो आपको मेंटर आप उस चीज को हेल्प करेगा कि कुछ सोसाइटीज के पेपर हैं, कुछ इकोनॉमी के पेपर हैं, वो आप थोड़ा बाद में करें, प्रीलिम्स के पहले कर लें। तो वो सारे आप मेंटर की हेल्प लेके कर सकते हैं, लेकिन सिलेबस का हर एक एरिया पे आपको नोट्स बनाना होंगे, छोटे छोटे नोट्स मेंस के लिए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, और उनको बार बार रिवाइज करना होगा। जहाँ तक इंटरव्यू की बात है तो इंटरव्यू ज्यादातर जो है वो आम बोलचाल के, आप किसी तरह से अगर आपका नेचुरल फ्लो है तो आपको इंटरव्यू में मदद होती है। उस वक्त आपको, क्योंकि मेंटर्स जो होते हैं वो आपकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी कमियां हाईलाइट करते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उस टाइप पे इंटरव्यू में मेंटर्स की हेल्प होगी, लेकिन ग्रुप डिस्कशन उस क्षेत्र में भी काफी योगदान रहेगा। जी, अभी आप मेंटर की बात कर रहे थे, तो आपकी जो यूपीएससी की जर्नी रही, तो उसमें किसी मेंटर से आपको हेल्प मिली? जी मैं काफी कुछ अपने जो सीनियर्स हैं उनसे जुड़ा रहा हूँ, मैं आपके साथ भी काफी टाइम तक जुड़ा रहा हूँ, और जब भी मुझे कोई भी जरूरत है मेंस में, मुझे किस तरह के नोट्स तैयार करना चाहिए या किस तरह से मुझे अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, किस टाइम पे मुझे क्या करना, वो मुझे आपसे वो गाइडेंस तो मिलता ही रहा है। और इंटरव्यू के टाइम पे भी आपका जो है काफी योगदान रहा, मुझे किस तरह से मॉक्स में तैयारी करना चाहिए, तो वो एक एसोसिएशन तो रहा ही है आपके साथ। बिल्कुल। हिस्ट्री आपने ग्रेजुएशन में लिया, हिस्ट्री आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है, और हिस्ट्री से आपने यूपीएससी में एज ए ऑप्शनल भी लिया। तो मेरा बिल्कुल बेसिक सा सवाल है, क्योंकि अभी साइंस का दौर है, ज्यादा लोग एआई पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए और प्रेजेंट में उसका रेलेवेंस क्या है और क्या सीखते हैं हम हिस्ट्री से? जी जी, देखिए हिस्ट्री तो ऐसा माना जाता है कि हिस्ट्री हर एक विषय का ना ओरिजिन पॉइंट है। तो आप पॉलिटी पढ़ेंगे, आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे या आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, हर किसी में सबसे पहले आपको उसका इतिहास पढ़ना होगा। इवन आप जहाँ रह रहे हैं उस एरिया का भी आप इतिहास पढ़ते हैं, तो हर क्षेत्र में इतिहास का तो योगदान होता ही है। और जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी तो मेरे जो और सब्जेक्ट से मैं इंटीग्रेटेड वे में सोचना शुरू किया कि पॉलिटी में अगर सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है या डिवीजन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है वो क्यों उभर के आ रहा है, या आप इकोनॉमी में 1991 के रिफॉर्म्स की क्यों जरूरत हो रही है। जब तक आपको अपना कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं पता है, जब तक आपको पोस्ट कॉलोनियल की इकोनॉमी नहीं पता है, आपको 1991 के रिफॉर्म्स अंडरस्टैंड नहीं होंगे। तो उस एरिया में हिस्ट्री जो है ना हर एक सब्जेक्ट को एक तरह से कवर करती है। तो जब मैंने ग्रेजुएशन कर रहा था तो मैं उसी तरह से चीजों को पढ़ता था कि किसी तरह से लिंक कर सकूं, और उसका योगदान तो रहता है। जहां तक साइंस की बात है, बेशक हमें साइंस भी जरूरी है सीखना, क्योंकि हमारी जो टेक्नोलॉजीज है वो सारी साइंस पर आधारित होती है, और यही कारण है कि मेरा जो 11th-12th रहा है वो साइंस स्ट्रीम से रहा है। तो मेरी साइंस पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो है, उसके बाद मेरी जो है वो ह्यूमैनिटीज पे अंडरस्टैंडिंग। तो आप किसी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कीजिए, साइंस भी बहुत जरूरी है और साइंस की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी जरूरी बनाई रखिए, और भी जो नई नई टेक्नोलॉजी है उनके बारे में लगातार पढ़ते रहिए। मैं भी पढ़ता रहता हूँ, बेसिक तरीके से पढ़िए लेकिन उसको भी पढ़िए, और इतिहास तो सीखना जरूरी ही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात से सहमत है कि आप साइंस और आर्ट्स दोनों पढ़िए। आप बुंदेलखंड चंबल के रीजन से आते हैं, तो बचपन से हम सभी ने बॉलीवुड मूवीज में बहुत कुछ देखा है, उस रीजन के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ा है। तो मैं चाहता हूं कि वहाँ के कल्चर के बारे में कुछ बताएं, जैसे वहाँ की डांस, म्यूजिक, फूड, इसके बारे में आप कुछ बताएं जो फेमस हो। जी देखिए, बुंदेलखंड तो माना गया है कि पिछड़ा एरिया है, लेकिन जो उसका कल्चर है वो काफी इनरिचिंग है। आप वहाँ के फूड अगर आप उठा के देंगे तो कुछ वहाँ की बहुत फेमस डिशेज हैं। जैसे एक फेमस डिश है महेरी। तो वो दूध और चावल को मिक्स करके बनाई जाती है, और काफी लंबे वक्त में 1-2 घंटे के बाद जब वो बनती है तो खीर जैसी ही है, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा। एक दूसरा वहाँ की खीर है रस खीर। तो वो क्या होता है, चावल जो होता है, चावल को गुड़ के रस में उसको सोख के रखते हैं और उसके बाद उसको बनाते हैं, और जो मीठा चावल जैसा एक उसमें रस आता है। फिर एक और चीज है वहाँ के, बोलते हैं कि बेसन के आलू।
नॉर्मल आलू तो हम पढ़ते हैं खाते हैं, लेकिन बेसन के आलू एक वहाँ की अलग ही डिश है, तो वो चीजें हैं। बाकी म्यूजिक में आप देखें, आला उदल के सॉन्ग सभी ने सुने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आला उदल के सॉन्ग जब आप सुनते हैं तो आपके अंदर जो वीर रस की जो है ना, करेज व्हीलर की जो फीलिंग आती है वो बहुत स्ट्रांग आती है। तो मैंने भी काफी आला उदल के सॉन्ग्स को फॉलो किया है। बाकी वहाँ के काफी फेमस जो है फोक डांसेस हैं, और आर्किटेक्चर भी मेरे बुंदेलखंड एरिया का काफी फेमस एरियाज हैं। इवन रानी, झांसी ऑफ रानी काफी फेमस हैं। तो ये सारे एरियाज हैं, और सभी को कभी ना कभी एक बार ट्राई करना चाहिए कि मेरे बुंदेलखंड में आके जो है आप अपने उस चीज का एंजॉय कर सकें। बिल्कुल, अभी तो रिसेंटली मैं घूम के आया आपके साथ, और मुझे भी काफी अच्छा लगा बुंदेलखंड। अब ये तो एक पॉजिटिव बात थी उस इलाके के बारे में। सेकेंडली ये कि यूपी का एक हिस्सा है बुंदेलखंड, उस जोन में कहीं ना कहीं यूपी के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विकास थोड़ा सा कम है। तो मैं चाहूंगा सबसे पहले कि आप वहां के रहने वाले हैं बुंदेलखंड के, तो उस क्षेत्र में आपको मेजर प्रॉब्लम्स क्या लगती हैं, और अगर आपको अवसर मिले वहां काम करने के लिए तो आपका क्या एक्शन प्लान होगा, आप किन किन क्षेत्रों में क्या क्या सुधार करना चाहेंगे? जी, ये तो बात बेसिक है कि वहाँ पे थोड़ा पिछड़ा वर्ग है, और उसके रीजन काफी हैं। एक तो क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी इस तरह की है, क्योंकि वहाँ का वाटर जो लेवल है वो इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता है। उसके लिए वाटर एरियाज में काम करने की काफी जरूरत है। दूसरा, वहाँ पे जो है एक बोले तो फोर्स माइग्रेशन की इशू रहा है, पलायन वहाँ से काफी होता रहा है, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की काफी कमी है। कुछ बेसिक ही जो उद्योग हैं वही वहाँ पर हैं। और तीसरा, वहाँ पे स्वास्थ्य का जो एक मेजर एरिया है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ के एरियाज हैं वो थोड़े कम हैं। तो उन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। और जब मुझे अवसर मिलता है उस क्षेत्र में काम करने, तो मैं सबसे पहले तो वहाँ की जल की समस्या एक बहुत गंभीर समस्या है। स्पेशली वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं उनको काफ़ी सफ़र करके पानी की जो है अपनी ज़रूरतों को पूरी करना होता है। तो पानी की जितने भी कोशिशें हैं, किसी तरह से मनरेगा के थ्रू या अन्य जो वाटर हार्वेस्टिंग मेथड्स हैं उनको यूज़ करके पानी की चीज़ों को बढ़ाया जाए। सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का काफ़ी योगदान रहेगा उसमें। और जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, जो सरकारी अस्पताल वगैरह हैं, वहाँ पे सुनिश्चित करना होगा कि वहाँ की जो सर्विसेज हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, जिससे जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा जाने के लिए मजबूर ना होना पड़े। तो उन सुविधाओं को इम्प्रूव करना होगा। और एम्प्लॉयमेंट तो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ाना होगा वहाँ पे। इसी वजह से वहाँ पे जो स्मार्ट सिटी मिशंस के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से काफ़ी काम किए जा रहे हैं। और इंस्टेड ऑफ जॉब ढूंढने वाले छात्रों के बजाय हम जॉब बनाने वाले छात्रों की तरफ जा रहे हैं, कि जॉब के लिए वो प्रमोट कर सकें, वो जॉब खुद ही क्रिएट करें। तो उस तरह के जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्रिएट करना होंगे। बिल्कुल। भारत दुनिया का लगभग मेरे ख्याल से एकमात्र ऐसा देश है कि जिसके पास इतनी भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता है, साथ में दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा युवा भारत में है। तो ये जो चीजें हमें विरासत में मिली हैं, तो क्या उसका लाभ जो हमें लेना चाहिए वो संतोषजनक है, या इस दिशा में हमें कुछ और भी प्रयास करने चाहिए? जी बेशक, क्योंकि अभी हमारा जो फेज है वो एक अमृत काल का फेज चल रहा है, और डेमोक्रेटिक डिविडेंड है हमारे पास, लेकिन उसको यूटिलाइज तो करना ही होगा। और जहां तक बात है युवा के सही तरह से उपयोग होने की, तो कुछ एरियाज में है जहाँ पे काम करने की जरूरत है। स्पेशली जो हमारा स्किलिंग, जो हमारे युवाओं का कौशल है, वो अभी काफी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, और इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट में उनको दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारे युवा को चाहिए कि वो जो अपना जो एक प्राइम फेज है उसको सही से यूटिलाइज करें, उसको सोशल मीडिया या गैम्बलिंग या जो भी अलग तरह के जो इश्यूज हैं उनमें ना वेस्ट करते हुए अपनी पहले तो एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद अपनी स्किलिंग को बढ़ाइए। क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजिकल एरा है उसमें आपको टेक्नोलॉजी के स्किल्स रिलेटेड आपको बहुत कुछ आना चाहिए, एआई का दौर है। तो स्किलिंग को अपना जो है वो प्रमोट कीजिए युवा को, और चाहिए किसी न किसी तरह से अपने जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान कर सकें, तो वो करते रहना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में देखा गया, यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है, तो इंग्लिश मीडियम की तुलना में जो अन्य भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन बच्चों का सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम हो गया, अब ना के बराबर हो गया है। हालांकि क्षेत्रीय भाषाओं में पहले की तुलना में कंटेंट अब बहुत ज्यादा हो गए, क्योंकि वो ट्रांसलेट हो चुके हैं, टैलेंटेड बच्चे भी हैं, टीचर्स हैं, कोचिंग हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सिलेक्शन का रेशियो बहुत कम है। और जहां तक एक भाषा की बात है, तो इंग्लिश एक माध्यम है, इंग्लिश भाषा, उससे किसी की योग्यता तय नहीं होती कि आप कितना योग्य हैं या नहीं है, है ना।
लेकिन क्या ये माना जाए कि आज भी कहीं ना कहीं हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कॉलोनियल इफेक्ट से गुजर रही है, या इसके कुछ और रीजन है? आपकी राय में आप क्या समझते हैं इस चीज को? जी, मेरा मानना है कि प्रॉब्लम हमारे लैंग्वेज में इशू नहीं है। प्रॉब्लम है जो स्टूडेंट आ रहे हैं रीजनल लैंग्वेज से, वो उसकी उन लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। अच्छा। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप सपोज आप इंग्लिश मीडियम से दे रहे हैं तो आपको उस लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए। अगर आप हिंदी मीडियम से दे रहे हैं तो आपको हिंदी मीडियम पे कमांड होना चाहिए। आप लैंग्वेज में आप आम बोलचाल की भाषा का यूज नहीं कर सकते हैं जब आप यूपीएससी जैसे एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। तो उसमें आप अपनी लैंग्वेज पे कमांड बढ़ाइए। और जहां तक कंटेंट की बात है, कंटेंट ठीक है अवेलेबल हो रहा है छात्रों तक, लेकिन वो कितना एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं वो एक बहुत बड़ा इशू है। आप कंटेंट वहां तक पहुंच रहा है लेकिन वो उस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से यूपीएससी में सिलेक्शन में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं। जब स्टूडेंट का स्कूलिंग इम्पोर्टेंट मजबूत होती है तो आप जब देखेंगे जो रीजनल लैंग्वेज से कोई स्टूडेंट आता है तो उसका स्कूलिंग में एक इशू रहा होता है। उसी वजह से जो बाद में जो ग्रेजुएशन और उसके बाद की जो तैयारी करता है उसको कंटेंट समझ नहीं आता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे और वो इस चीज को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे। तो दो जगह पे प्रॉब्लम है। एक तो हमारी स्कूलिंग में इशू है कि लैंग्वेज जो हमारी माध्यम जो रीजनल लैंग्वेज के स्कूलिंग है वो हमारी अच्छी नहीं है। और दूसरी जो है हम लैंग्वेज पे कमांड भी नहीं पा रहे हैं जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन आई होप कि जो आने वाले समय में स्कूलिंग अच्छी होगी और जो आने वाले जो भी तरह के अच्छे एग्जाम है उनमें सब में जो रीजनल लैंग्वेज का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी स्कूलिंग से है कि भारत में दो तरह की स्कूलिंग है, एक सरकारी स्कूल है, एक प्राइवेट स्कूल है। और आपको पता है कि भारत की लगभग 60 से 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। और हमारे देश के ही बहुत सारे वक्ताओं ने ये कहा है कि जब तक ग्रामीण भारत का विकास नहीं होगा तब तक भारत सशक्त नहीं होगा। तो अक्सर ये देखने को मिला है कि जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं जब सेंट्रल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने आते हैं, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, तो वहां वो जूझते हैं। और उसमें रीजन ये है कि सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया टीचर्स जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई हो, या जो उसका कैरिकुलम है कहीं ना कहीं अदर जैसे केवीएस, नवोदय या डीपीएस की तुलना में कम है। तो इस खाई को कैसे पाटी जाए? इंडिया और भारत के बीच की ये जो खाई है इसको कैसे कम किया जाए, और ऐसा क्या किया जाए कि जो सरकारी स्कूल के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं उनको पटल पे लाया जाए? क्योंकि शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामीण भारत का युवा हो चाहे शहरी क्षेत्र का हो। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? जी, देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अगर एजुकेशन इम्प्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको इम्प्रूव होना होगा। बिल्कुल। होता ही है कि सरकारी स्पेशली जो अध्यापक जब बन जाते हैं तो उनमें कॉम्प्लेसेंसी का फैक्टर आ जाता है। उसकी वजह से जो उनमें योग्यता है वो उस चीज को वो छात्रों तक नहीं पहुंचा रहे हैं। तो उन्हें अपनी जो एक योगदान है उसको देना होगा, अपनी भूमिका को समझना होगा कि उनका दायित्व क्या है। अगर वो किसी सरकारी पद पर आए हुए हैं तो उनका दायित्व है कि उनकी जो भी उनका योगदान वो कर सकते हैं वो उस चीज को छात्रों तक पहुंचाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलिंग के लिए छात्रों जो अध्यापक है उनका इंपॉर्टेंट होना, बहुत अच्छे से योगदान देना बहुत जरूरी है। दूसरा, हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजीज का भी यूज कर सकते हैं। जब हमारे जो छात्र हैं वो छात्राएं हैं वो जब मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास में आ रहे हैं तो वो उन टेक्नोलॉजीज का जो अध्यापक हैं उस टेक्नोलॉजी से उनको वाकिफ कराएं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं। क्योंकि आज आप जो भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उन टेक्नोलॉजी को अगर लोगों तक, छात्रों तक मुहैया कराया जा रहा है तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो शुरू से ही स्ट्रांग होना शुरू होंगे। और जहां तक एक और तीसरी बात यह है कि कॉन्सेप्ट्स का समझना ज्यादा जरूरी होगा, ना कि हमें एग्जाम पे फोकस करना होगा। इसलिए सरकारी स्कूलों में क्या होता है कि ज्यादा फोकस हमारा एग्जाम को पास करके अगली क्लास में जाना होता है। इसके बजाय हमें फोकस करना चाहिए कि जो भी हम क्लास में हैं उसमें हम जो नया सीख रहे हैं उस पर फोकस करें। एक इंटरेस्ट हम अपने अंदर पैदा करें कि आज मैं एक नए कॉन्सेप्ट को सीखूंगा। उस तरह से अगर हमें स्कूलिंग में वो आदत लग जाएगी और हमारे टीचर भी उस चीज पे फोकस करेंगे कि हमें कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाना है, ना कि एग्जाम पास कराना है। बिल्कुल। अगर वो आदत लगी है तो आपको जो जब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप आएंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और इस तरह से आप जो है अपना जीवन में कहीं ना किसी की अच्छी स्थिति में ही होंगे। और इसमें क्या आप इस बात से सहमत करते हैं कि स्कूलों में जो है जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो एक देश और एक करिकुलम होना चाहिए? क्योंकि स्टेट में एनसीईआरटीज वगैरह नहीं होता है, बहुत स्टेट बोर्ड में नहीं है, सेंटर्स के स्कूल में होता है।
जी, मेरा मानना है कि क्योंकि जैसा आपने बोला था कि हमारा देश जो है वो विविधताओं वाला देश है, तो हर एक क्षेत्र की अपनी एक पिक्युलैरिटी है, एक उनका कल्चर है हर एक क्षेत्र का। तो वो हर एक स्टेट का अपने करिकुलम में वो रिफ्लेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे हैं हमें वहाँ के कल्चर से वाकिफ होना चाहिए। तो हमें वो करना है कि जो यूपी हमारा जो एनसीईआरटीज एंड एससीईआरटी जो करती रही हैं कि एनसीईआरटी क्योंकि एक आपको यूनिफॉर्म एक आपको करिकुलम प्रोवाइड करती है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए, साथ में अपना रीजनल जो कल्चर है उसको भी ऐड कीजिए। बिल्कुल। लेकिन इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी भी होगी लेकिन कल्चरल डाइवर्सिटी भी प्रमोट होगी। बिल्कुल। एक लास्ट आपको मैसेज देना है कि जो बच्चे क्लास 12th कर चुके हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो ये एक नया ट्रेंड चल रहा है कि बच्चे 12th के बाद से ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन पीरियड से, लेकिन उनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है क्योंकि जस्ट अभी वो 12th करके आए हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करना चाहिए या कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए? जी, सबसे पहला तो मैसेज यही होगा कि आप जब अपने 12th करके आए हैं तो आप अपने जो एक थिंकिंग लेवल में है वो उतने मैच्योर नहीं हुए हैं। तो अगर आप शुरू से ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 12th के बाद ही तैयारी करेंगे तो एक जो आपका लैंडस्केप डेवलप होना चाहिए थिंकिंग के लेवल पे, वो नहीं होगा। तो आपको ये करना होगा कि जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फोकस आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ना कि यूपीएससी होना चाहिए या किसी भी तरह का अन्य एग्जाम होना चाहिए। आप अपना ग्रेजुएशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें जो आपको जो भी सिखाया जा रहा है आपका कहीं ना कहीं जिंदगी में काम आएगा। तो ग्रेजुएशन में आप फोकस एग्जाम पे ना करके अपने ग्रेजुएशन पे फोकस करें, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीए कर रहे हैं। जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट कुछ सालों में पहुंच रहे हैं तब आप थोड़ा अपना यूपीएससी की तरह अगर आपको करना है या एसएससी का एग्जाम, आपको जो भी एग्जाम देना उसकी तरफ आप थोड़ा थोड़ा शुरू कीजिए। तो लास्ट के कुछ ईयर्स में आप अपना शुरू कीजिए, बट शुरुआत में 12th के जस्ट बाद शुरू मत कीजिए। और फोकस आपका ग्रेजुएशन के टाइम पे भी चीजों को समझने पे होना चाहिए, ना कि ग्रेजुएशन जस्ट पास करना और उसको एग्जाम को क्वालिफाई करना होना चाहिए। अगर आप समझेंगे तो बाद में आपको यूपीएससी अगर आप कर रहे हैं तो लास्ट के जब आप कुछ सालों में अपने शुरुआत करेंगे तो आपको काफी मजबूती रहेगी, इसके साथ में आपको ऑप्शनल में काफी फायदा होगा। तो उन क्षेत्रों में आपको फायदा रहेगा, लेकिन फोकस ऑन ग्रेजुएशन और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कीजिए और 1 से 2 साल में अपना सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और उसके बाद जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है उस चीज को, क्योंकि होता ही है कि हम शुरुआत के कुछ अटेम्प्ट्स हैं वो बिना तैयारी के दे देते हैं, बिल्कुल। और यूपीएससी में अटेम्प्ट्स लिमिटेड होते हैं। तो उन चीजों को ध्यान रखिए कि जब आप में तैयारी आप एक लेवल तक पहुंच सके हैं उसके बाद ही अपनी तैयारी करके एग्जाम दें, ना कि शुरू में केवल चेक करने के लिए अपने आप को वो अटेम्प्ट आप बर्बाद करें। ठीक है। हसन, फिर से आपको बहुत सारी बधाई आपके इस सफलता के लिए, और मैं प्रे करूंगा आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। इंडिया में जहां भी जिस सर्विसेज में जाएं, आप इस देश के लिए, भारत के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दें, ताकि मीडिया से लगाए हर जगह हम लोग भी पढ़ें कि हसन जो है इस सेक्टर में ऑफिसर बन के गए तो उन्होंने देश का गौरव बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।